हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि अगर 2022 बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। जैसा कि आज की वीडियो में बात होगा, समाज विज्ञान का पहला चैप्टर है आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद को अब एक ही वीडियो में पूरा इंक्लूड कर दिया गया। सारे के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूरा का पूरा आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टारगेट इस बार हम लोग का है 90% का, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किया, मैंने टारगेट रखा है इस पर 500 लाइक का। कितना टारगेट रखा है? 500 लाइक का। आई होप आप इसको पूरा कराने में हमारी आप मदद करेंगे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले कवर हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को, और हेडिंग डालिए बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरा नोट करना चालू कर दीजिए। देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न इसका है जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। कह रहा है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी कि रूस? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? वो था इटली। क्या? इटली के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। कौन? गैरीबाल्डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले का बी राइट आंसर है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय का है, जो कि आपको याद करके किसी कीमत पे जाना है। अगर ये चैप्टर आप पूरी तरीके से आप अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं तो जितना प्रश्न में करा उन सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। चलिए, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस कि इंग्लैंड? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। सबको मालूम है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो फ्रांस देश से। किससे? फ्रांस देश से। वो था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर तीसरा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1815, 1830, 1848, 1871? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देना चाहूंगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई है? तो 1848 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को तैयार करके आपको जाना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हुआ? कह रहा है कि किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न है वो पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध कि जोल्वे राइन का युद्ध? बताइए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न जो है वो पूर्ण हो गया? तो ऑप्शन है फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेफे गैरीबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, 4 ऑप्शन दिया ना, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य जो भूमिका थी वो किसकी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑटो वान बिस्मार्क की थी। किनकी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? अच्छे से पढ़िए, आप लोग नोट्स वगैरह सब बनाते रहिए ताकि फिर दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है? गैरीबाल्डी संबंधित था। कह रहा है कि जो गैरीबाल्डी है संबंधित था, किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से, कि जर्मनी के एकीकरण से, कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूस की राज्य क्रांति से? बताइए, गैरीबाल्डी था वो किससे संबंधित था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गैरीबाल्डी संबंधित था इटली की एकीकरण से। किससे? इटली के एकीकरण से गैरीबाल्डी संबंधित था। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? कह रहा निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को क्या बनाया है? संभव बनाया। मेजनी, गैरीबाल्डी, काबूर कि ये सभी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इटली के एकीकरण में इन सबकी भूमिका रही है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। मतलब मेजनी में भी संभव बनाया, गैरीबाल्डी का भी भूमिका था उसमें, काबूर का भी था, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया? कह रहा कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? 1660 में, 1672 में, 1688 ईस्वी में, 1696 ईस्वी में? बताइए, इंग्लैंड में राजतंत्र को
कब समाप्त कर दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1688 ईस्वी में, 1688 में इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से कि इंग्लैंड से, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी, इटली, फ्रांस कि इंग्लैंड। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसका आंसर सबको आना चाहिए। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, किससे, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस देश से था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखिए, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। कह रहा है कि प्रसा के जो राजा विलियम प्रथम थे उनको जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया, दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में कि जनवरी 1872 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो क्या हो जाएगा, जनवरी 1871 में सम्राट घोषित किया गया प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है। इटली का, अरे सॉरी जर्मनी का, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया राजा विलियम प्रथम को, जो कि प्रसा के राजा थे, 1871 में, वो भी जनवरी। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। कह रहा है कि यूरोप में किस दशक में, किस सन में बहुत ही ज़्यादा बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, 1820 में, 1830 में, 1840 में, 1850 में, बताइए किस में। तो 1830 में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मंदी आई यूरोप में, तो किस सन में आया था, 1830 में। ठीक है। 11 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 12वां का देख लेते हैं प्रश्न। 12वां है कि जिसेपे मेसनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कह रहा जूसेफी मेसनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, काउंटी काबूर, गैरीबाल्डी कि मैटरनिक कि विक्टर इमैनुअल। ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से आपको बताना कौन सा होगा राइट आंसर। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या होगा राइट आंसर, बताइए। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ठीक है। तो मैटरनिक, क्या मैटरनिक, जूसेफे मेसनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, तो है मैटरनिक। तो देखिए 12 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके अलावा बहुविकल्पीय आ नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न में जो कि पहला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है। मतलब किसी तरह भी पूछेगा आंसर एक ही देना है आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ और प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो खूब डिटेल में अच्छे तरीके से लिखा हूँ मैं कि 1848 में, देखिए 1848 में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। 1848 में अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था 1848 में। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा ने क्या किया, राष्ट्रीय जो एकीकृत आंदोलन था उनका क्या किया, नेतृत्व किया। और प्रसा के मुख्यमंत्री थे ऑटो वान बिस्मार्क। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। इस प्रक्रिया का जनक किसको माना जाता है, तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है इसको, ऑटो वान बिस्मार्क को। ठीक है। और विलियम प्रथम को, देखिए ये भी ब्लैक पेन से लिखना है, विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में मालूम चल गया ना आप लोगों को कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रथम सम्राट घोषित किसे गया था, कब एकीकरण हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हमने डिटेल में इसको रख रखा है। ये प्रश्न बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अगर यह जो प्रश्न है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। हर एग्जाम देख सकते हैं आप, जब भी प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। देखिए फ्रांस की क्रांति के पूछता है परिणाम, तो फ्रांस क्रांति के 2 परिणाम हमने अच्छे तरीके से लिखा है। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे, तो पहला परिणाम यह इसका यह है, क्या है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्नलिखित है। कौन कौन, तो पहला पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया। जो फ्रांसीसी क्रांति थे उन्होंने पुराने राजशाही आदेश पर क्या उठाया, सवाल उठाया, और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। ये तो आपका पहला परिणाम रहा। दूसरा परिणाम यहाँ से है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि और नागरिक
और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया था और इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली के भी क्या किया था, उन्होंने शुरुआत किया था। तो ये फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम थे। तो पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे हमने लिख रखा है अच्छे से, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो लिखे रहेंगे, याद करेंगे, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। कह रहा है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो उत्तर लिखेंगे कि 1871 ईस्वी में प्रशा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। कह रहा है कि 1871 ईस्वी में किसको, प्रशा के जो शासक थे, कौन, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया 1871 में, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के जो क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था, ठीक है। क्या था उनका मुख्य उद्देश्य, तो राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना उनका मुख्य उद्देश्य था। आई होप यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपको याद करके जाना। यह प्रश्न है कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए। देखिए 1832 ईस्वी में एक संधि हुआ था, तो उस संधि का नाम बताना है और जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी, ये भी बताना है। तो लिखेंगे हम 1872 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य की मान्यता दी। कौन, 1832 ईस्वी की कौन सी संधि थी, कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या दिया था, मान्यता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इटली एकीकरण कब हुआ। इटली का, यहाँ इटली का लिखिएगा, इटली का एकीकरण कब हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इटली के एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण, तो संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। देखिए संयुक्त इटली का घोषणा हुआ था 1860 ईस्वी में, तथा इतावली राज्यों को सर्वसंपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया और रोम सार्डिनिया का एक क्या बना दिया गया, हिस्सा बना दिया गया। और इस तरह इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में इटली का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो 1860 ईस्वी में घोषणा हुआ था संयुक्त इटली का। इसके बाद इटावली राज्यों के जो सर्वसंपत्ति के पिडमांट के साथ एकजुट किया गया और सार्डिनिया का एक हिस्सा बना दिया गया, और इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो गया था। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय में थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहला इस चैप्टर का है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाना है कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसको संक्षेप में आपको लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP है, इसी प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में, ठीक है। पूछेगा कि जर्मन एकीकरण का प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन लिखिए या पता लगाइए। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवाद भावनाओं का प्रयोग किया। कह रहा है कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप के जो राज्य शक्ति थे और जो राजनीतिक वर्चस्व अपना क्या बनाने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों से अक्सर राष्ट्रवाद भावनाओं का प्रयोग किया। और जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। और 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न मतलब अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए प्रशा क्या किया था, उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसके बाद प्रशा के जो प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली, जिसने क्या किया, प्रशा के सेना और नौकरशाही का सहायता ली थी। और जर्मनी के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थी। उस समय जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो कौन कौन सी वहाँ पे घटनाएं हुई थी। तो पहला घटना देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना। पहला घटना है कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया।
युद्ध प्रशा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ, पूरी हुई। ठीक है। इसके बाद दूसरा घटना क्या था कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक क्या बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की क्या की गई, घोषणा की गई थी। इसके बाद तीसरा घटना कि जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर एक नए राज्य ने बल दिया। तो यह महत्वपूर्ण यहाँ पे घटना भी हुआ था। तो देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। ये सभी जर्मन के एकीकरण का संक्षेप में पूछा है ना, तो संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके 4 नंबर एग्जामिनर आपको पूरा का फुल मार्क्स देगा। ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैथसिनी ने यह किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण एक आवश्यक कदम है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि मैथसिनी ने यह किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण एक आवश्यक कदम है, व्याख्या करना है। ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि ज्यूसेppe मैथसिनी इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। जो ज्यूसेppe मैथसिनी था वो इटली का एक प्रमुख क्या था, क्रांतिकारी था। मैथसिनी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य भी रहा। जो मैथसिनी था ना वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य भी रहा। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ, उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किया। पहला क्या किया, पहला उन्होंने क्या था, मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार वाले युवा थे। जो एक तरीके से समान विचार रखने वाले युवा थे, सब उसमें शामिल थे। मैथसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथसिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक क्या बताया, दुश्मन बताया। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट होता हुआ। इतना लिखेंगे भाई ना तब 4 नंबर कम थोड़ी होता है। 4 नंबर देने के लिए भाई एग्जामिनर देखेगा ना कि आप लिखे हैं कि नहीं, तो इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को 4 नंबर के लिए। ठीक है। जो जिस प्रकार का प्रश्न है उसी प्रकार का आंसर देना पड़ता है। जो 6 नंबर के लिए 6 नंबर जैसा आपको लिखना पड़ेगा, 4 नंबर के 4 नंबर जैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तभी एग्जामिनर नंबर देता है। यानी कि 4 नंबर का 2 लाइन में लिख देंगे तो 4 नंबर थोड़ी मिल पाएगा, कभी नहीं मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि 19वीं सदी में बोल रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। कौन कौन 4 प्रमुख उत्तरदायी कारक थे, कौन कौन। पहला देखिए, पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो लिखना इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। ठीक है। ये तो पहला कारण रहा। दूसरा कारण औद्योगिकरण एवं मध्यम वर्ग का प्रभाव। इसमें लिखना है आप लोगों को कि यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाईं। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। इसके बाद तीसरा कारण रूमानीवाद का प्रभाव। इसमें लिखना है कि 18वीं सदी से यूरोप में
रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकात्मक, साहित्यिक और बुद्धिमानवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। ये आपका रूढ़िवादी का प्रभाव था। एक और कारण रहा, वो है उदारीकरण का। उदारीकरण, चलिए देख लेते हैं उदारीकरण क्या कारण था। तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों को भी बढ़ावा दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। ठीक है, ये चौथा कारण रहा। तो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी के 4 प्रमुख कारण पूछा था। चारों प्रमुख कारण आप लोगों को हमने बता दिया लिखकर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा जो है इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर चौथा कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? आपको बताना है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन था। तो हेडिंग आपको डालना है मरियाना। मरियाना हेडिंग डाल के लिखेंगे कि यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है। जो ये आपका मरियाना है, यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक यही नाम दिया। मरियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का क्या करना पड़े, स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए। तो आई होप आपको मरियाना में पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे। तो मरियाना क्लियर हो गया। अब देखने वाले मरियाना क्या था, एक ईसाई लोकप्रिय नाम था और जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्रों के विचार को रेखांकित करने के लिए क्या किया था, नारी के रूप में उन्होंने चित्रित किया। और इसके बारे में सब कुछ उन्होंने डिटेल में लिख रखा है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन डालना है जर्मेनिया। अब जर्मेनिया क्या है, सभी प्रश्नों को नोट कर लेना आप लोगों को। जर्मेनिया क्या है कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जो जर्मेनिया थी यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी और जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह बलूत वृक्ष पत्तों का मुकुट पहनती हैं, जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। कह रहा है कि यह जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक थी जर्मेनिया, और जर्मेनिया के जो प्रत्यक्ष हैं वो साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही बलूत वृक्ष पत्तों की उन्होंने क्या पहनता था, मुकुट पहनती थी। किस वृक्ष की, वलुत वृक्ष की पत्तों की उसने मुकुट पहनती थी, जिसे जर्मन वीरता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार थी उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अंकित है कि जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को क्या प्रतीकात्मक रूप से क्या व्यक्त करता है। जो जर्मेनिया का चित्र है वो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है। तो मरियाना क्या है, जर्मेनिया क्या है, पूरा डिटेल में क्लियर हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूछेगा एग्जाम में आप लोगों से। चलिए अब हम देखने वाले, ये तो आप लोगों को क्या था, कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ताकि हर प्रकार के प्रश्न तैयार हो पाए और बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत हम लोगों को न हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ। चलिए देखिए, दीर्घ उत्तरी में जो प्रश्न आपको तैयार करके जाना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। या तो इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। 3 नेताओं का मतलब वही मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी, ठीक है, उनके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है तो भाई पूरा का पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब जाके 6 नंबर आपको मिलेगा। कम से कम आपको लिखना पड़ेगा तो 2 पन्ने में, मतलब 4 पेज में इसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा बढ़िया से, तब जाके 6 नंबर मिलेगा आप लोगों को। तो 4 पन्ना याद कैसे होगा, तो याद थोड़ी करना हम लोगों को। हम लोगों को तो कहानी पढ़ के अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करके वही एग्जाम में लिख देना है, याद थोड़ी कोई कर पाएगा, कभी नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, बस आप उसको कहानी नुमा सुनते रहिए कि हाँ क्या चीज़ है, बस यही चीज़ अपने तरीके से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग सबसे पहले डालिए इटली का एकीकरण। पहली हेडिंग आपकी रहेगी बोर्ड एग्जाम में, इटली के एकीकरण, पहली हेडिंग डालना है और लिखना है इसमें कि इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। इटली का एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में सबसे क्या है, महत्वपूर्ण घटना है। और 19वीं सदी के मध्य में
19वीं सदी के मध्य में इटली जो है वो 7 राज्यों में बांटा था। 19वीं सदी के मध्य में इटली को कितने 7 राज्यों में क्या किया गया था, बांट गया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बांटा था, जिसमें से केवल एक इतावली, जिसमें से 7 राज्यों में से केवल एक राज्य इतावली राजघराने के अधीन था। बस मात्र एक राज्य ऐसा था इतावली जो राजघराने के अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन देशभक्तों में गैरिबाल्डी, मेजनी और काबूर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या रहा। हेडिंग पहला आपको बनाना है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है। तो उसको लिखेंगे कि मेजनी ने इटली को एकीकृत कर क्या बनाया, गणराज्य बनाने में उल्लेखित भूमिका निभाई। मेजनी ने सबसे पहले योगदान उसका यह था कि इटली का एकीकृत कर गणराज्य बनाने की उल्लेखित भूमिका निभाई। उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके विचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन क्या यंग इटली बनाया। उसने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली। और 1841 से 1848 ईस्वी में इस संगठन की सहायता से मेजनी ने सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोही को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण सफलता उसको नहीं मिली। तो यह इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान यह रहा। अब हम देखने वाले हैं कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या है। तो हेडिंग डालना आपको, इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। तो चलिए देखते हैं कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या रहा है। तो लिखेंगे कि काबूर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी थी। काबूर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी थी, किंतु वह कट्टर देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेपरेले के द्वारा यह विचार दिया गया है कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, किया था। काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड के सहानुभूति प्राप्त की और 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्लम्बियर्स का समझौता किया। 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्लम्बियर्स का क्या किया था, समझौता किया। अब हम देखने वाले हैं, काबूर का तो हो गया। अब देखेंगे लास्ट, यहाँ पे हेडिंग रहेगी कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान क्या था। इटली के एकीकरण में अब गैरिबाल्डी का योगदान क्या है उसको देखने वाले हम लोग। तो गैरिबाल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है। देखिए, गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता है, इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है। और इटली के एकीकरण के लिए गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए और गैरिबाल्डी ने सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर उस पर अधिकतर कर लिया। ठीक है, मतलब अधिकार कर लिया, अधिकार यहाँ पे कार लिखिएगा, अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेसिया पर आक्रमण करने की योजना भी क्या किया, उन्होंने तैयार कर लिया। इसी समय काबूर ने गैरिबाल्डी पर संदेश करके पोप के राज्य अवरिया तथा मार्चेज पर अधिकतर कर लिया। ठीक है, उस पर भी उन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आया। आगे कहानी देखते हैं। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को दे दिया। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र तथा वेनेसिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली राज्य की घोषणा की और तथा इमैनुअल द्वितीय को इटली के राजा क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया तथा इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। और इस तरह इन देशभक्तों ने अपने प्रयासों से इटली को एक एकीकृत राज्य के रूप में क्या किया, स्थापित किया। तो आई होप क्लियर हो गया कि मेजनी का योगदान क्या रहा इटली के एकीकरण में, काबूर का योगदान क्या ही रहा और गैरिबाल्डी का भी क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। हमने पूरा डिटेल में प्रश्न को अच्छे तरीके से बताया। ये 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा जो कि आपको तैयार करके जाना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें।
कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे? 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी के दौरान जो राष्ट्रवाद है एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व किया और फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया। फ्रांस के जो फ्रांसीसी क्रांति थे वो पुराने राजशाही आदेश पर उन्होंने क्या उठाया? सवाल उठाया। और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को उन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित किया। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक फ्रांसीसी ध्वज का क्या किया? विचार दिया। यहाँ तक समझ में आया आप लोग? यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? इसके बाद यह नोट कीजिए, इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। सबके लिए उन्होंने एक समान कानून के साथ उन्होंने एक प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत किया था और क्षेत्रीय भाषा की जगह देश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामाजिक पहचान या एक आम सांस्कृतिक साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो कि क्या था? निम्नलिखित था। क्या क्या था भाई? पहला, नए मध्यम वर्ग का उदय, रूढ़िवादी की नई भावना और विनय की संधि, क्रांतिकारियों का उदय और उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं उसके, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे लिखना है आप लोगों को कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला, कविता, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। प्रेमपूर्ण कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान की आलोचना भी उन्होंने किया था। भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्य भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्र के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विपरीत की भावना पैदा करने का उन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसलिए क्योंकि 6 नंबर के लिए कोई आपको बताएगा नहीं दुर्गोत्तरीय प्रश्न, सिर्फ मैं बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 90% का टारगेट है और पूरा का पूरा अंक हम लोग को अर्जित करना है, इसलिए मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि 1 नंबर भी आप लोगों का कटे नहीं। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। इतना अगर महत्वपूर्ण प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो पहला चैप्टर आप लोगों के एकदम वश में है। पूरा का पूरा पहला चैप्टर कहीं से पूछ दे, चाहे जितना भी हार्ड पेपर बना ले, आप उसको आराम से क्रैक करके आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके और 2022 बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी आप करके 90% ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।